गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में अपन हर चैप्टर में जो भी थियोरी दी गई है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बस उनके फॉर्मूले थोड़े से डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले लेक्चर अपन ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। एक ऐसा कोई भी तनाव, ऐसा कोई टेंशन है जो सरफेस के ऊपर ही फील हो, तो इसका मतलब है यह है सरफेस पर जो तनाव है वह नॉर्मली लिक्विड के लिए ही है। वैसे सॉलिड में भी टेंशन हो सकता है, जो भी आपस में मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटरेक्शन के कारण से, लेकिन यहाँ पर अपन लिक्विड सरफेस के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण से वह जो लिक्विड है वह मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करें। तो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच ट्राइज टू मिनिमाइज टू फ्री सरफेस एरिया। कोई भी जो सरफेस एरिया है, जो फ्री सरफेस एरिया है किसी भी लिक्विड की सतह पर, किसी भी द्रव की सतह पर, वो मिनिमम होने की कोशिश करे। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि तेल की बूंद है, पानी की बूंद है, वह है जो आकार, जो भी उसका आकार है वह गोल होता है। तो उसके गोल होने का कारण यही है कि जो तेल की बूंद का पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव के कारण से उसकी जो सतह है वो मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करती है, वह ताकि एरिया मिनिमम हो आपस में, जो कि इंटरेक्शन होता है उनके एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, उसके कारण से। तो उस गुण को अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यह इट इज़ ए मेजर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी जो लिक्विड है उसमें यह मेजरमेंट है, उसका मापन है। किस चीज़ का मापन है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एनी इमेजनरी लाइन ड्रॉ टेंजेंशियली ऑन द फ्री सरफेस लिक्विड। तो जो भी पृष्ठ तनाव है वह जो बल है प्रति एकांक लाइन, प्रति एकांक दूरी पर जो बल है उसका मापन है। अब प्रति एकांक दूरी पर जो बल है, कौन सा प्रति एकांक दूरी पर बल है? वह बल जो किसी भी द्रव की सतह पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है और उसके स्पर्श करते हुए, जो उसके स्पर्शी कोण के साथ में स्पर्श करते हुए जो भी लाइन खींची जाती है, उसमें प्रति एकांक पर जो बल लगता है वह पृष्ठ तनाव का मापन है। अर्थात आप पृष्ठ तनाव को यूँ कह सकते हैं कि बल प्रति एकांक लंबाई। तो सरफेस टेंशन है वह, उसका जो है वह फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो सकता है। तो अपन याद है कि सरफेस टेंशन है, इसको नॉर्मली टी या एस दोनों से दर्शाते हैं, कई बार टी या कई बार एस। तो यहाँ पर मैंने एस लिया है। जो सरफेस टेंशन है इसको भी एस ले लीजिए, सरफेस टेंशन को मैंने यहाँ पर एस लिया है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर मेरे पास में एस दिया गया है, फोर्स है और ये लेंथ है, अगर मैं एफ को मल्टीप्लाई कर दूँ दूरी से, विस्थापन से, और इसको भी मैं दूरी या विस्थापन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है एफ डो डी एस, ये हो गया वर्क, और नीचे वाला हो गया लंबाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया। तो ये हो गया ऊर्जा प्रति एकांक एरिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव है वह प्रति एकांक एरिया में किया गया कार्य भी पृष्ठ तनाव ही होता है, या प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल भी पृष्ठ तनाव ही होता है। तो इसकी जो पृष्ठ तनाव की यूनिट है एसआई सिस्टम में, वह न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। जूल पर मीटर स्क्वायर। अब अपन को पता है कि जो बल की विमा होती है वो m1L1T-2 है। तो बल की विमा के साथ में प्रति एकांक लंबाई है, तो लंबाई का भाग दे दीजिए, तो ये L1 हो गया। तो इसकी जो विमा आएगी m1L0T-2, तो इसकी जो विमा है वह m1L0T-2 होती है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जो पृष्ठ तनाव है वह एक मॉलिकुलर फिनोमिना है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर बेस दिया है, एक फिनोमिना है, यह एक थियरी है, मॉलिकुलर फिनोमिना है यह, जो कि कोहेसिव फोर्स के कारण से पैदा होता है। कोहेसिव फोर्स का किसी भी अणुओं के बीच में, कोई भी जो दो अणु हैं उनके बीच में दो प्रकार के बल लगते हैं, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स, इसको हिंदी में ससंजक बल भी कहते हैं। तो ससंजक बल और एक एडहेसिव फोर्स, इसको आसंजक बल कहते हैं। तो ससंजक बल समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल, जिसको कोहेसिव फोर्स, और असमान अणुओं के बीच में लगने वाले बल को एडहेसिव फोर्स। तब देखिए आप जितने भी ग्लू होते हैं एडहेसिव होते हैं, जितने भी चिपकाने वाले पदार्थ जैसे कि गोंद है, फेविकोल है, फेविक्विक्स है, ये सारे एडहेसिव होते हैं। एडहेसिव इसीलिए इनको बोला जाता है कि यह किन्हीं दो असमान प्रकृति वाले अणुओं के बीच में लगते हैं।
जैसे किसी चीज़ को चिपका रहे हैं अपन, तो उनको चिपकाने का मतलब ये है कि जो अणुओं के बीच में इंटरेक्शन है वो समान नहीं है, उनके बीच में लगने वाले बल हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वह मॉलिकुलर फिनोमिना के कारण से होता है। और मॉलिकुलर फिनोमिना यहाँ पर जो दिया गया है, जो मॉलिकुलर फिनोमिना यहाँ पर दिया गया है, उसका कारण दिया गया है कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। मॉलिकुलर को फिनोमिना का मतलब आणविक, कोई भी जो अणु होते हैं, जो आणविक थ्योरी है उसका एक कारण है यह है। क्योंकि ये जो फोर्स है यह है नेचर में इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। तो ध्यान रखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सरफेस टेंशन है वह लिक्विड की नेचर पर डिपेंड करता है, कि जो भी लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड के अलग द्रवों के लिए अलग अलग ये प्रस्तनाव होता है। पानी के लिए अलग, तेल के लिए अलग, दूध के लिए अलग, किसी भी अलग लिक्विड के लिए, हर लिक्विड के लिए यह अलग अलग होता है। और यह जो सरफेस का एरिया है उस पर निर्भर नहीं करता, मतलब सरफेस एरिया पर इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, फोर्स बिटवीन टू द सेम मॉलिक्यूल्स, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि सेम मॉलिक्यूल्स के लिए कोहेसिव फोर्स है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एडहेसिव फोर्स कार्य करता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़, ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछ जाता है कि ससंजक बल और असंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों होती हैं, वो वांडरवाल नेचर टाइप के फोर्स होते हैं, अर्थात ये बहुत ही सूक्ष्म रेंज के फोर्स होते हैं, कमज़ोर बल होते हैं ये दोनों। और इनके जो नेचर है, इनके जो डिपेंडेंस है, वह दूरी के इन्वर्सली 7th घात के समानुपाती होती है, अर्थात फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 7, जहाँ r इज रेडियस और रेंज बोल सकते हैं अपन। अब जैसे सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव था, वैसे पृष्ठ एनर्जी भी होती है। तो जो पृष्ठ एनर्जी है वह क्या है? अगर किसी भी सरफेस को फ्री सरफेस एरिया है, उसको अगर इंक्रीज करते हैं किसी भी लिक्विड के लिए, तो इसके लिए कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। और यह कार्य है वह उस सरफेस टेंशन के विपरीत किया जाता है, अर्थात सरफेस टेंशन का मेन कार्य है किसी भी लिक्विड की सरफेस को मिनिमाइज करना। अगर किसी भी द्रव की सतह को न्यूनतम करना पृष्ठ तनाव का मुख्य कार्य है। अगर उसके विपरीत जाके किसी भी द्रव की जो पृष्ठ है उसमें विस्तार करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, तो उस वृद्धि के लिए, उस एक्सपांशन के लिए कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य पृष्ठ तनाव के विपरीत किया जाता है। तो यह जो किया गया कार्य है वह लिक्विड की सतह पर एक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी है वह उसकी उस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो यह अतिरिक्त जो ऊर्जा है प्रति एकांक एरिया किसी भी मुक्त सतह के लिए, यह उस लिक्विड की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। अर्थात किसी भी लिक्विड के लिए अगर मुक्त सतह में विस्तार करने के लिए किया गया आवश्यक कार्य जो पृष्ठ तनाव के विपरीत किया जाता है, यह उस लिक्विड के, उस द्रव के पृष्ठ पर पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में या विभव ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। यह स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक एरिया उस सरफेस के लिए, उस द्रव की सरफेस के लिए, उस द्रव की सतह के लिए सतह ऊर्जा कहलाती है। अर्थात जो सरफेस एनर्जी है उसको अपन लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव गुणा चेंज इन एरिया। ध्यान रखिए, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सरफेस टेंशन है वह वर्क बटे एरिया या बल बटे लंबाई, और यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है वह सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया, जहाँ पर एस है वो सरफेस टेंशन है और जो डेल्टा ए है वह चेंज इन एरिया है। अब इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला सवाल ये है कि किसी भी जो लिक्विड बूंद है या द्रव की बूंद है उसमें उसको फुलाने के लिए या उसमें उसके एरिया को विस्तार करने के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए जो कार्य है वह पृष्ठ तनाव और गुणा
एरिया में परिवर्तन। देखिए ऊर्जा भी कार्य का ही एक रूप है, तो जो पृष्ठ ऊर्जा है वह कार्य का ही एक रूप है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस सवाल से देखेंगे तो वह S बराबर W/A, तो W बराबर S/A हो जाएगा। तो सेम, ये दोनों सेम ही है। जो सरफेस एनर्जी है वह वर्क के बराबर ही है, तो किया गया कार्य है वो सरफेस एनर्जी जैसा ही होगा। तो कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड है, सपोज उसका साइज़ ये है। अगर इसमें कुछ हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद इसके साइज़ में परिवर्तन होता है, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसकी त्रिज्या थी R1 और इसकी त्रिज्या है R2। तो इसमें R1 से R2 त्रिज्या तक किया गया कार्य। तो किया गया कार्य का मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? जो भी गोलाकार शेप है इसकी, गोलाकार आकृति है, तो जो गोले का क्षेत्रफल है 4πr² होता है, और दिया गया सरफेस टेंशन है वह S है। तो वर्क डन है, जो कि पृष्ठ एनर्जी भी है, वह हो जाएगा W बराबर S × 4πr² - R1², अर्थात दोनों में जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन। अगर यही कोई बबल्स है, वह साबुन का बबल हो, तो साबुन का बबल होने के कारण से क्या है कि उसमें जो सतह बनती हैं वो दो होती हैं, एक बाह्य सतह और एक आंतरिक सतह, उसके बीच में एयर होती है। तो इस कारण से उसका जो कार्य होगा उसमें दो सतह होने के कारण से किया गया कार्य भी जस्ट डबल हो जाएगा। तो S × 8πr² - R1², 100 बबल के लिए हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं कि स्प्लिटिंग बिग टू स्मॉल ड्रॉप। कोई भी एक बड़ी बूंद है, किसी द्रव की बड़ी बूंद है, उसको छोटी छोटी बूंद में अगर तोड़ देते हैं, सपोज कोई एक बड़ी बूंद है, उसको n छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या है कैपिटल R और छोटी छोटी हर एक बूंद की त्रिज्या है स्मॉल r। तो इसके लिए जो किया गया कार्य या आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक पृष्ठ ऊर्जा कितनी होगी वो ज्ञात करना। तो देखिए एक बड़ी बूंद है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3πr³। और जो छोटी बूंद में है, n बूंदों में तोड़ना है, उनमें प्रत्येक बूंद का जो आयतन है वो हो जाएगा 4/3πr³। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला r है यह है स्मॉल r है, लेकिन अगर अपन आयतन को बैलेंस करें तो बड़ी वाली बूंद का आयतन बराबर n गुना छोटी वाली बूंद का आयतन, क्योंकि इसमें n बूंदों में तोड़ा गया है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैपिटल R³ बराबर n स्मॉल r³। तो स्मॉल r बराबर r n⁻⁴ माइनस का 1/3। अब इसके लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो वर्क डन बराबर वर्क डन बराबर W बराबर S × 4π। यहाँ पर देखिए R1 और R2 अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पर R1 और R2, अब इसको R2 - R1 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर R1 है, या इसको अपन R2 R1 में ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को बताना है कि ये R1 है, यह अंतिम है, अंतिम जो कार्य किया गया उस निकाय की त्रिज्या, R2 प्रारंभिक है। लेकिन आपको पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया गया था, तो इसको मैं R2 - R1 कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर जो R2 है वह है बड़ी बूंद थी, वो प्रारंभिक निकाय है, मतलब प्राइमरी सिस्टम है, और R1 है वह प्रारंभिक सिस्टम है, R2 है वह अंतिम सिस्टम है। तो R1 का मतलब हो गया कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद थी वो प्रारंभिक निकाय थी, बड़ी बूंद को अपन ने छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना है, तो R2 हो गया वो अंतिम निकाय या फाइनल सिस्टम। तो देखिए इनमें R1 और R2 के मान रख दीजिए। तो R1 और R2 के मान रखेंगे तो यहाँ पर R बराबर कैपिटल R n1 - 3 था, तो यहाँ पर कितने हैं? R2 के लिए जो n बूंदें हैं, तो उस प्रकार से उसका एरिया n बूंदों के लिए हो जाएगा। तो S 4π n r², और यहाँ पर कैपिटल R²। जब इनकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो स्मॉल r का मान रख दीजिए R n⁻⁻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 ⁻
जाएगा कैलकुलेशन जब करेंगे तो। ठीक ऐसे ही अपन छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद मिलाएंगे तो उसमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी या कितना कार्य करना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।